तो हमारा मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर अभी तक जितनी बातें हमने सीखी हैं वो सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर हमें नीचे कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं और इन बैलेंसेस की मदद से हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसमें से कौन सा बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है और कौन सा बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं कैश इन हैंड की बात करूं तो कैश इन हैंड का मतलब कैश बैलेंस की बात हो रही है। तो कैश हमारा असेट होता है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पर 8,400 हमारा डेबिट बैलेंस में जाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक, यानी यहाँ पर ये हमारा बैंक बैलेंस है। तो बैंक भी हमारा असेट होता है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पर ये 33,600 भी हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब है कि आपने पैसा रिसीव करना है, यानी आपके पास पैसा आने वाला है, तो ये आपका असेट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट होता है, वहीं बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिल्स पेबल के अंदर हमने पैसा पे करना है। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट है, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पर ये 36,000 का डेबिट बैलेंस है। उसके बाद बिल्स पेबल की बात करें तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 32,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे असेट होता है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर ये 49,200 हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 64,800 का क्रेडिट बैलेंस आएगा। उसके बाद कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद आ गया हमारा ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स होता है हमारा कैपिटल का अपोजिट। ड्रॉइंग की वजह से हमारे बिजनेस की कैपिटल कम होती है। जब हमारी कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं और जब हमारी कैपिटल कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। तो ड्रॉइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स हमारा रिवेन्यू है और रिवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद परचेजेस की बात करूं तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद बात करें कैरेज इनवर्ड की, कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है, कैरेज हमारा खर्चा होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर ये 5,400 हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट हो चाहे इंश्योरेंस हो, दोनों का ही हमारा डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर हमारा असेट होता है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद बात करें स्टॉक की तो स्टॉक को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर ये जो स्टॉक लिखा हुआ है इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब देखो, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। गुड्स को लेकर हमारे पास तीन चीजें हो सकती है, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और तीसरा हो गया हमारा गुड्स परचेज। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो तो हमारा परचेजेस अकाउंट में चले जाता है, तो उसकी बात तो खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, तो अभी इस एग्जांपल के बाद हम बात करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहां पर आता है, उसको छोड़कर बाकी जनरल रूल तो यही है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। तो अगर आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से बैलेंसेस दे रखे हैं और यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप मान सकते हो कि ये स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों आता है, इसके बारे में भी अभी बहुत डिटेल में बात करनी है। तो इस एग्जांपल के बाद बात करते हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये जो स्टॉक है इसको हम ओपनिंग स्टॉक मान रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। स्टॉक होता हमारा असेट ही है, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमारा असेट ही, तो असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये 37,200 हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में आएगा। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये 4,000 भी हमारा डेबिट बैलेंस है। तो समझ में आ गई बात, आप इसका ट्रायल बैलेंस बना लोगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर हमने सारे अकाउंट के नाम लिख दिए और सामने उनके बैलेंसेस लिख दिए। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। 21-22 का हमें कुछ डेटा दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 80,000, तो 80,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद 21-22 के अंदर हमने 1,20,000 के गुड्स और परचेज करे, हमारी परचेजेस है 1,20,000। और इसी साल के अंदर हमने कुछ गुड्स को सेल भी करा है, हमने जो है 1,90,000 की सेल करी है। अभी सेल प्राइस के अंदर तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमने जो गुड्स सेल करे उनकी कॉस्ट है 1,50,000। 1,50,000 के गुड्स हमने सेल करे 1,90,000 में, यानी 40,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया, कितने का बचा है 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया कि 50,000 के गुड्स हमारे इस साल अनसोल्ड रह गए। अब इसको हमें ध्यान से समझना है। अगर मैं आपको कहूं कि आप इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ तो क्या आप बना सकते हो। तो इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, मैंने आपको अभी बताया।
अब क्यों आता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक हमारा असेट होता है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, तो यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस में आ गया 80,000। उसके बाद अगर मैं परचेजेस की बात करूं तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर 1,20,000 भी हमारा डेबिट बैलेंस में आ गया। उसके बाद अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर सेल्स के अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है प्रॉफिट के साथ सेल्स अमाउंट लिखी जाएगी कि कितना हमारा रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू के अंदर तो प्रॉफिट इंक्लूड होता ही होता है, तो यहाँ पर सेल्स अमाउंट लिखी जाएगी 1,90,000। अब बच गया हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा? तो आएगा या नहीं आएगा, यही हमें पता लगाना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 21-22 के अंदर कितने गुड्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमने कितने गुड्स को सेल करा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 21-22 के अंदर हमारे पास कितने गुड्स हैं, हमारे हाथ में कितने गुड्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है, तो आप बता सकते हो। हमारे पास जो है 80,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 1,20,000 का हमारा करंट ईयर का परचेज है, तो टोटल हमारे पास 2 लाख के गुड्स पड़े हुए हैं जिसको हम 21-22 के अंदर सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है इस 2 लाख में से सिर्फ 1,50,000 के गुड्स सेल करे। ये जो 2 लाख है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर हम परचेज करेंगे वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो 2 लाख हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसमें से हमने 1.5 लाख के गुड्स 21-22 के अंदर बेच दिए। कितने में बेचे? 1,90,000 में बेचे। और अभी भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 के गुड्स अनसोल्ड रह गए जो इस साल नहीं बिक पाए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास 2 लाख के गुड्स थे, 80,000 का ओपनिंग स्टॉक और 1,20,000 की परचेजेस, इस 2 लाख के गुड्स के अंदर हमारे ये 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड था। ये कोई अलग से कहीं और से तो आया नहीं है। 2 लाख के गुड्स हमारे पास थे जिसमें से 1.5 लाख के गुड्स हमारे सेल हो गए और 50,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये बात मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर के अंदर भी बताई थी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के अंदर से ही आता है। ये जो 1.5 लाख के गुड्स हमने सेल करे, इसके अंदर 80,000 का ओपनिंग स्टॉक होगा और बाकी 70,000 की परचेजेस होगा, तो 50,000 की परचेजेस तो अभी भी बच गई जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शो कर रही है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो जब आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को लिख दिया, आप 2 लाख के गुड्स को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी शो कर चुके हो, तो क्या अब आप दोबारा इस 50,000 के गुड्स को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखोगे? क्या आप यहाँ पर दोबारा 50,000 की क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। रिपीटेशन थोड़ा करेंगे हम कि एक ही गुड्स को 2 बार रिकॉर्ड कर दें। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। इस 2 लाख के अंदर से ही तो 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकला है, तो इस 50,000 को आप दोबारा रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसीलिए जो है क्लोजिंग स्टॉक हमारा कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाता। तो समझ में आ रही है बात? लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है जिसके अंदर जो है क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आ भी जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन हो गई। बाकी जनरल रूल तो यही कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। अब ये एक्सेप्शन क्या है तो इसको भी समझ लो। तो देखो, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है लेजर के बैलेंसेस को ही ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। लेजर के बैलेंसेस हमारे पास कहां से आते हैं? सबसे पहले जो है हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद उस जर्नल एंट्री की मदद से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं और उससे हमारे पास लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं और फिर उस बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। ये सारा प्रोसेस तो हमें पता है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लो किसी चीज की जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है उसका लेजर अकाउंट भी नहीं बनेगा, और अगर उसका लेजर अकाउंट नहीं बना तो उसका बैलेंस भी नहीं आएगा, और अगर बैलेंस नहीं आया तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं आ सकता। तो किसी भी अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में तभी लिखा जा सकता है जब उस अकाउंट की जर्नल एंट्री पास हो रखी हो, उस अकाउंट का लेजर बन रखा हो। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके की बात करी जा रही है कि जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम परचेजेस की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज करा, हमने 1,20,000 के गुड्स परचेज करे थे, तो हमने परचेजेस की एंट्री पास करी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसे ही हमने परचेजेस की एंट्री पास करी तो इसका मतलब है कि हम जो है परचेजेस अकाउंट का भी लेजर बनाएंगे और कैश अकाउंट का भी लेजर बनाएंगे। तो ये 2 लेजर तो हमारे पास बन जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि हम जो है ओपनिंग स्टॉक का भी लेजर अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक की भी जनरल एंट्री पास करी जाती है। मैंने आपको जो जनरल एंट्री की सीरीज करवाई है उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस की जनरल एंट्री पास करना नहीं सिखाया, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर हम जो है ओपनिंग बैलेंसेस की जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर हमारा ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक की भी जनरल एंट्री पास होती है, ओपनिंग स्टॉक की भी जनरल एंट्री पास होती है, परचेजेस की भी जनरल एंट्री पास होती है, सेल्स की भी जनरल एंट्री पास होती है। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट की भी जर्नल एंट्री पास करी जाती है, लेकिन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करी जाती। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री ही पास नहीं होती तो उसका लेजर अकाउंट भी नहीं बनेगा, और अगर उसका लेजर अकाउंट नहीं बनेगा तो वो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ सकता। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में ना आना, उसका एक ये लॉजिक भी है। सबसे पहली लॉजिकल बात तो मैंने आपको बता दी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे का एक और लॉजिक है, और वो लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक की कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, और अगर उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आ ही नहीं सकता। तो यानी यहाँ पर सारी बात घूम फिर के आ रही है कि हम जो है कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास नहीं करते। अब अगर मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास कर दी जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसका लेजर अकाउंट भी बनेगा और फिर उसका बैलेंस भी निकलेगा, और वो बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आएगा। तो बस यही हमारी एक्सेप्शन है। जनरल रूल कह रहा है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, लेकिन एक है हमारा एक्सेप्शन। अगर मान लो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास कर दी, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास कर दी तो फिर उस केस में आपका क्लोजिंग स्टॉक का लेजर अकाउंट भी बनेगा, और फिर उस लेजर अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिखोगे। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाए जिसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, तो इस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखा जाएगा आपको लॉजिक के साथ समझना है कि आखिर क्यों हम क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारा 80,000 था जिसका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हमने डेबिट बैलेंस में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सेल्स अकाउंट को देख लो, सेल्स अकाउंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है, तो इसका हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हमने क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं परचेजेस की, तो परचेजेस यहाँ पर हमारे पास 1,20,000 थी, और मैंने आपको ये बताया था कि इस 1,20,000 की परचेजेस के अंदर ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। तो 1,20,000 की परचेजेस लिखने के बाद यहाँ पर हम दोबारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा कर दें कि हम जो है इस परचेजेस के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दें, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, यहाँ पर हमें पता चला कि हमने जो है इस 1,20,000 में से सिर्फ 70,000 के गुड्स को सेल करा था, तो 70,000 के गुड्स हमारे सेल हुए थे, जबकि 50,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया था। तो अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं 50,000, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अपने परचेजेस के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा। अगर परचेजेस में से अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देते हैं तो फिर उस केस में हम जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रही। हमारे पास टोटल 2 लाख के गुड्स थे जिसको हमने डिवाइड करके लिख दिया। 80,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक था, 70,000 का हमारा परचेजेस हो गया, और 50,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेजेस के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक को पहले अलग करो, उसके बाद ही जो है आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख सकते हो। ये काम हमने जो करा है, जनरली ये काम नहीं करा जाता। जनरली जो काम करा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 99% केस में इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। लेकिन अगर मान लो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे पास करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपका असेट है, तो असेट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, असेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपका डेबिट हो जाएगा 50,000 से। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपकी परचेजेस कम हो रही है, यहाँ पर आपने अपनी परचेजेस को कम करा तभी तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिख पाए। तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपकी परचेजेस कम हो रही है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, और अगर आपका एक्सपेंस कम हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर आपने अपने परचेजेस अकाउंट को 50,000 से क्रेडिट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो ऊपर आपका 1,20,000 का परचेजेस डेबिट हुआ था और नीचे आपका 50,000 का परचेजेस क्रेडिट हो गया। अगर हम इस डेबिट क्रेडिट को कैंसिल करें तो हमारे पास सिर्फ 70,000 का डेबिट परचेज रह गया। वही 70,000 का डेबिट परचेज यहाँ पर डेबिट बैलेंस में शो हो रहा है, और बाकी ये जो 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है इसको हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया डेबिट बैलेंस में 50,000। तो समझ में आ रही है आपको बात? या तो आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास कर लो, या फिर आप जो है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखो ही मत, और नॉर्मली जिस तरीके से काम करते हुए आ रहे हो उसी तरीके से काम करते रहो। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारे पास रीजन हो गया कि आखिर क्यों क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते। तो समझ में आ गई बात? अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम जो है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री पास करना भी सीखने वाले हैं। तो अब चलते हैं फटाफट ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री पास करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर हमें क्या बोला है, पास द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं जिनके बेसिस पर हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है, एंड ऑल्सो पोस्ट द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द लेजर अकाउंट। तो जर्नल एंट्री पास करने के साथ साथ इन एंट्रीज को हमें लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट भी करना है।
तो देखते हैं फटाफट कि आखिर ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो ओपनिंग बैलेंसेस को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या होता है। तो ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 को, यानी जिस दिन हमारा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उस दिन जो है हमारे पास इतने अकाउंट्स का बैलेंस पड़ा हुआ है। ये जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं ये हमारे पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। पिछले साल का हमारे पास जितना असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का। कैश का मतलब होता है असेट, हमारे पास असेट का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेटर। डेटर भी हमारा असेट होता है, तो हमारे पास डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 60,000 का। अब देखो आपको ये बात भी समझनी जरूरी है, मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर के अंदर बताया था ओपनिंग बैलेंस तो उसी का होगा ना जिसका क्लोजिंग बैलेंस निकलता होगा। और हमें अच्छे से पता है कि असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, कभी भी रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलता। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का ही होगा। तो यहाँ पर डेटर हमारा असेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 60,000। उसके बाद स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है जिसका हमारे पास 45,000 का बैलेंस दे रखा है। अब ओपनिंग स्टॉक भी हमारा असेट ही होता है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 70,000 का, मशीनरी का मतलब भी असेट ही होता है। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी असेट है जिसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2,30,000 का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है तो इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख का। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख का। तो ये हमारे कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और हमें बोला गया है कि इसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखो यहाँ पर हमें नीचे एक बात और बता रखी है कि 10/7/22 को, यानी 10 जुलाई 22 को हमने कुछ गुड्स परचेस करें। कितने गुड्स परचेस करें? 1.5 लाख के। तो ये जो करंट ईयर की गुड्स परचेस है ये तो हमारी परचेजेस अकाउंट के अंदर जाएगी, तो इसके लिए तो हम परचेजेस की एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो एक डेट सही कर लेना, यहाँ पर 1 जनवरी नहीं आएगा बल्कि 1 अप्रैल आएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 1 अप्रैल कर लेना। हमारी ओपनिंग जनरल एंट्री 1 अप्रैल को पास होगी। अब शायद ये 1 अप्रैल वाली गलती आगे भी हो रखी है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो कैश अकाउंट के अंदर भी 1 जनवरी हो रखा है, इसको 1 अप्रैल कर लेना। यहाँ पर 1 अप्रैल आएगा। उसके बाद डेटर में भी सेम गलती हो रखी है, इसको भी काट के 1 अप्रैल कर लेना। हमारी ओपनिंग जनरल एंट्री 1 अप्रैल को पास होगी और उसकी लेजर पोस्टिंग भी 1 अप्रैल को ही होगी, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है ना कि 1 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पर भी स्टॉक अकाउंट के अंदर इसको अप्रैल कर लेना, 1 अप्रैल आएगा। फिर मशीनरी अकाउंट के अंदर भी 1 अप्रैल आएगा। लगता है सभी जगह सेम गलती हो गई, यहाँ पर इसको 1 अप्रैल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, इसको भी 1 अप्रैल कर लेना। उसके बाद ये भी 1 अप्रैल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर 1 जनवरी हो रखा है उसको आप 1 अप्रैल कर लोगे। कैपिटल अकाउंट को भी ठीक कर लेना, यहाँ पर भी 1 अप्रैल आएगा। उसके बाद ये परचेजेस अकाउंट तो सही है, यहाँ पर तो 10 जुलाई को हमने गुड्स परचेज करे तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो ओपनिंग बैलेंस की जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सा अकाउंट असेट का है, कौन सा अकाउंट लायबिलिटी का है और कौन सा अकाउंट कैपिटल का है। तो हमें अच्छे से पता है कि कैश हमारा असेट है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, तो असेट के ओपनिंग बैलेंस का मतलब है डेबिट, जबकि लायबिलिटी और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, तो लायबिलिटी और कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस का मतलब है क्रेडिट। तो यहाँ पर बस जनरल एंट्री पास हो जाएगी। जितने हमारे असेट अकाउंट है इन सबको हम डेबिट कर देंगे और जितने हमारे लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट है इन सबको हम क्रेडिट कर देंगे, तो बस हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। इसको देख के आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी याद आ जाएगी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का रूल भी याद आ जाएगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी थी जिसको हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल तो है ही हमारा कैपिटल जिसको हम क्रेडिट करते ही हैं। तो एक तरफ हमारा कैपिटल और लायबिलिटी आ गया और दूसरी तरफ हमारा असेट आ गया। तो हमारा रूल क्या कहता था? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 2 लाख की हमारी लायबिलिटी है, 3 लाख का हमारा कैपिटल है, यानी टोटल हो गया 5 लाख और 5 लाख का ही हमारा असेट है। यहाँ पर आप इसको टोटल करोगे 5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख का हमारा डेबिट हो गया और 5 लाख का हमारा क्रेडिट हो गया। बस हमारी ओपनिंग बैलेंस की जनरल एंट्री पास हो गई। यहाँ पर ये नरेशन गलत देखी है, इसको काट देना। उसके बाद अगर मैं परचेसेस की बात करूं तो 10/7/22 को हमने गुड्स परचेस करे थे 1.5 लाख के, तो गुड्स परचेस की एंट्री तो हमें अच्छे से आती है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1.5 लाख की हमारी गुड्स परचेस की एंट्री पास हो गई। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब फटाफट इनकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो जिसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं उन सबके हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और फिर उन सबके लेजर बैलेंसेस निकलते हैं और वो लेजर बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते हैं। तो आप समझ में आ रही है आपको बात। बाकी जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर है ना, इसके बारे में डिटेल में बातचीत होती है फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर। तो चलते हैं इनके लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस को हमें रिकॉर्ड करना है। तो कैश अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट हमारा असेट अकाउंट है
इसका तो हमारे पास हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। और याद करो मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि हम जो है एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पर हमने अच्छे से सीखा हुआ है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख का, तो यहाँ पर हम जो है डेबिट साइड में लिखेंगे 1 लाख। और ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड कराया जाता है, टू बैलेंस बीडी के नाम से। क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, और ओपनिंग बैलेंस को किस नाम से लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने गुड्स परचेज की भी लेजर पोस्टिंग करी हुई है। जब हमने 10 जुलाई को गुड्स परचेज करे थे तो हमारी एंट्री क्या पास हुई थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर हमें 1.5 लाख से कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम जो है क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1.5 लाख, और सामने नाम लिखा जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। लेजर पोस्टिंग तो हमें अच्छे से आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने जो है 10 जुलाई के गुड्स परचेज की लेजर पोस्टिंग भी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। डेटर अकाउंट भी हमारा असेट अकाउंट है, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 60,000। तो ये हमारे डेटर अकाउंट के भी ओपनिंग बैलेंस की लेजर पोस्टिंग हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट खोलते हैं, लेकिन जब भी हमारा ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है तो ओपनिंग स्टॉक को हम हमेशा स्टॉक अकाउंट के अंदर लिखते हैं। हम जो है एक अलग से स्टॉक अकाउंट खोलेंगे जिसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक की लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा असेट है, और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 40,000। यह हमारा ओपनिंग स्टॉक की लेजर पोस्टिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मशीनरी अकाउंट, ये भी हमारा असेट अकाउंट है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 70,000। तो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा असेट अकाउंट है, तो उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2,30,000। तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर अकाउंट, यह हमारा एक लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, तो यहाँ पर इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2 लाख बाय बैलेंस बीडी। तो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 3 लाख। तो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट क्यों आया, क्योंकि हमने 10 जुलाई को गुड्स परचेज करे थे, तो हमने एंट्री क्या पास करी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के अंदर तो हमने इस गुड्स परचेज की लेजर पोस्टिंग कर ली, लेकिन हम जो है एक परचेजेस अकाउंट भी ओपन करेंगे जिसके अंदर परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। एंट्री क्या थी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट हमारा 1.5 लाख से डेबिट हो रहा था, सामने नाम लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग आपको आती है, तो 10 जुलाई की ये लेजर पोस्टिंग हो गई। तो हमने जो है अपने सभी ओपनिंग बैलेंसेस की लेजर पोस्टिंग कर ली। तो क्लियर है आपको कि ओपनिंग स्टॉक की जनरल एंट्री पास करी जाती है और फिर उसका लेजर अकाउंट भी बनाया जाता है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। तो समझ में आ गई आपको, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये एक एग्जांपल है, इसको एक बार देख लो। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो मिस्टर एक्स हमारा ये क्लाइंट है जिसके जो है हमें कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी हमारा ये एक ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 22 का। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है उसने खुद से ये ट्रायल बैलेंस बनाया है, उसने खुद से जो है सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करा है और फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करके उनके बैलेंसेस निकाल के उससे ये ट्रायल बैलेंस तैयार किया है। और आप हो मिस्टर एक्स के अकाउंटेंट, तो अब आपको एज ए अकाउंटेंट इस ट्रायल बैलेंस को चेक करना है, इस ट्रायल बैलेंस का आपको ऑडिट करना है। ऑडिट करने का मतलब होता है चेक करना है। तो देखते हैं एक बार फटाफट इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले है एक्स कैपिटल, यानी ओनर की कैपिटल है, और कैपिटल का हमारे पास हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा हमारा ड्राइंग, एक्स ने कुछ ड्राइंग भी करी हुई है, तो ड्राइंग का हमेशा हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, हमें अच्छे से पता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, तो इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस। अब देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारा एक एसेट होता है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब है कि आपने कोई एसेट लीज पे ली हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा सालों के लिए ली हुई है, 50-60 साल के लिए, 90 साल के लिए लीज पे ली हुई है। इतने लंबे समय के लिए अगर कोई चीज को आप लीज पे लेते हो तो वो आपका एसेट कहलाता है। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपका एसेट है जिसका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही करा हुआ है, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस में ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है जिसका हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी सही है, इसको हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कि हमने जो है कस्टमर से पैसा लेना है, ये हमारा डेटर है, और डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसको क्रेडिट में लिखा हुआ है, 530 रुपए क्रेडिट में लिखा हुआ है, जो कि गलत है, तो ये हमारी ये गलती पकड़ी गई, ये 530 रुपए डेबिट बैलेंस में आएगा, तो ये हमारी पहली गलती हो गई। उसके बाद परचेजेस अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, इसका हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज से हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, जबकि परचेजेस रिटर्न से हमारा एक्सपेंस कम होता है। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई हुई है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम उसी सामान को वापस करवा दे रहे हैं तो उस सामान को वापस करने से हमें पैसा वापस मिल जाएगा, तो उससे तो हमारा खर्चा कम हो गया। तो परचेज रिटर्न से हमारा एक्सपेंस कम होता है। तो अगर हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंस कम होने पे हम क्रेडिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर रखा है, तो उसका मतलब ये गलत है। ये 264 रुपए जाएगा क्रेडिट बैलेंस में। तो समझ में आ रही है बात? ये हमारी दूसरी गलती हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। पेबल का मतलब तो लाइबिलिटी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, तो बिजनेस का खर्चा मतलब एक्सपेंस ही तो है, तो एक्सपेंस का हमेशा हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद कैश एट बैंक, इसका मतलब है बैंक बैलेंस की बात हो रही है, तो इसका भी हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी सही है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। ये जाएगा हमारा क्रेडिट में, ये 100 रुपए जाएगा क्रेडिट बैलेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस हमारा एक्सपेंस है, जिसका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री, यानी हमारा स्टॉक है, जो कि 1/4/21 का है। 1/4/21 का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, लेकिन इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा असेट होता है, जो कि डेबिट बैलेंस में लिखा जाता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेंट एंड रेट्स। ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, सेल्स करते हैं तो उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जबकि सेल्स रिटर्न से हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है। तो अगर हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो इसे क्रेडिट करा हुआ है, तो ये भी गलत है। 98 रुपीज हमारा डेबिट में आएगा। तो देखो इतनी सारी गलतियां हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। ट्रायल बैलेंस पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। अब इन गलतियों को हम सही करेंगे, इसके लिए हम एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके अंदर इन गलतियों को सही करा जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें एक और बात बता रखी है, हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। 574 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हमें अच्छे से पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आने वाला। अब मिस्टर एक्स कौन है? जिसने गलत वाला ट्रायल बैलेंस बनाया था, जो कि बिजनेस का ओनर है, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस स्टडी हो रहा है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपको चेक करनी है, ट्रायल बैलेंस को आपने चेक करना है, चेक द एक्यूरेसी। तो आपने जब चेक करा तो आपको पता चला कि मिस्टर एक्स के बनाए हुए ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, तो हम जो है उन गलतियों को सही करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये नया सही वाला ट्रायल बैलेंस बना दिया। आप ये बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखोगे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। तो वो कैसे डाला जाएगा, तो वो तो फाइनल अकाउंट की बात है, उसको हम फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर आप ये सही वाला ट्रायल बैलेंस बना लोगे। ये देखो कितनी बड़ी बात हो रही थी, सही वाला ट्रायल बैलेंस का टोटल भी सेम ही आ रहा है जो गलत वाले ट्रायल बैलेंस का आ रहा था। तो ट्रायल बैलेंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करा जा सकता। हो सकता है टोटल का अमाउंट तक सेम आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस गलत हो। तो यहाँ पर हमने ये सही वाला ट्रायल बैलेंस बना दिया, इसको आप बना लोगे तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो अब हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जो कि है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को आप सस्पेंस अकाउंट का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के मदद से ही, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही हम अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पा रहा। तो होता है कई बार ऐसा कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनली उसका टोटल करते हैं, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। तो फिर उस केस में सबसे पहले हम जो है अपने इन अकाउंट्स को चेक करते हैं, इनके लेजर अकाउंट्स चेक करते हैं कि कहीं इनमें से किसी के लेजर अकाउंट के अंदर तो कोई गलती नहीं हुई। अगर आपको लेजर अकाउंट में गलती ना मिले तो फिर आप और पीछे जाओगे और इनके जर्नल एंट्रीज को चेक करोगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज में भी गलती नहीं मिली तो फिर आप जो है बिल्स को चेक करोगे, इनवॉइसेस को चेक करोगे कि आखिर ये ट्रांजैक्शन कब हुई, कहाँ से आई, टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनके बिल हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। आप उन सब चीजों को चेक करना शुरू करोगे। तो कई बार ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में मैच नहीं होता, और जब हम गलतियां ढूंढने जाते हैं
तो हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद हमें गलतियां नहीं मिल पाती और हमारे पास गलतियां ढूंढने का ज्यादा टाइम भी नहीं होता। हम सबको पता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, यानी हम जो है अपने अकाउंट्स के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि 31 मार्च को आपका फाइनल अकाउंट बनता है, 31 मार्च को आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो तो 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन्स को हमें अपने फाइनल अकाउंट के अंदर डालना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 31 मार्च को ही हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार कर देंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए तो टाइम लगेगा। तो ये टाइम कितना लगेगा वो तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन कम होंगी, लेकिन अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी। तो अगर ट्रांजेक्शन कम है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो लगभग 1 से 2 महीना 3 महीने के आसपास लग जाता है फाइनल अकाउंट्स तैयार करने में। तो इसका मतलब है अप्रैल मई तक जो है फाइनल अकाउंट्स बनकर तैयार होते हैं। और फिर कंपनीज के केस में तो कंपनीज एक्ट में साफ साफ बोला गया है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने फाइनल अकाउंट तैयार करने होते हैं। और कई कंपनीज के तो ऑडिट भी होते हैं, तो वहां पर भी एक डेडलाइन दे रखी होती है कि इस डेडलाइन तक आपको जो है अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करके उसका ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो 31 मार्च खत्म होने के बाद हमारे पास फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वहां पर सब काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता और गलतियां ढूंढने पर भी नहीं मिलती। तो अगर हम और ज्यादा टाइम लगा के गलतियां ढूंढने लग जाएंगे तो फिर उस केस में हमारा फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो इस केस में जो है अकाउंटिंग ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मान लो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा और आप गलतियां ढूंढ रहे हो फिर भी आपको गलती नहीं मिल रही और आपके पास टाइम कम है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? आप जो है एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लोगे और जितने का भी डिफरेंस आ रहा है, जितने भी अमाउंट से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पा रहा, जिस भी साइड के बैलेंस में अमाउंट शॉर्ट पड़ रही है, उस साइड में आप जो है एक सस्पेंस अकाउंट खोल लो और वहां पर जो है उस शॉर्ट अमाउंट को लिख दो। यहाँ पर अगर हम इस डेबिट बैलेंस का टोटल करें तो डेबिट बैलेंस का टोटल आ रहा है हमारे पास 4,56,800, लेकिन अगर हम क्रेडिट बैलेंस का टोटल करें तो क्रेडिट बैलेंस का टोटल आ रहा है हमारे पास 4,06,800। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 4,06,800 आएगा। तो डेबिट बैलेंस का टोटल है 4,56,800, जबकि क्रेडिट बैलेंस का टोटल है 4,06,800। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50,000 का। अगर क्रेडिट बैलेंस में हमें 50,000 की अमाउंट मिल जाए तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में 50,000 शॉर्ट पड़ रहा था, 50,000 कम हो रहा था, तो हमने जो है एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में 50,000 लिख दिया। तो जिस साइड के बैलेंस का टोटल शॉर्ट पड़ जाए उस साइड के बैलेंस में आप जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दोगे। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा था, क्रेडिट बैलेंस में 50,000 रुपए कम हो रहा था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट लिख के 50,000 लिख दिया क्रेडिट बैलेंस में। उसी तरह अगर मान लो हमारा डेबिट बैलेंस शॉर्ट हो जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है क्रेडिट बैलेंस का टोटल आ रहा है 4,56,800, जबकि डेबिट बैलेंस का टोटल इस बार आ रहा है 4,06,800, यानी डेबिट बैलेंस में 50,000 रुपए शॉर्ट पड़ गया। तो हमने क्या करा? सस्पेंस अकाउंट खोला और डेबिट बैलेंस में 50,000 लिख दिया और अब हमारा ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो जितने का भी डिफरेंस आ रहा है उतने के डिफरेंस से आप जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लोगे और जिस भी साइड में जितनी भी अमाउंट कम पड़ रही है उस साइड में आप जो है उतनी अमाउंट को लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, यानी ये अभी फिलहाल काम चलाने के लिए आपने ओपन करा है। अभी आपके पास टाइम कम था तो आपने अपने ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करा है, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। बाद में हम जो है इस गलती का पता लगाएंगे, बाद में हमें इस गलती का तो पता लगाना ही है कि आखिर ये 50,000 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था। तो जब हमें अपनी गलती पता चल जाएगी तो उस टाइम पर जो है हम अपने सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और अपने इस ट्रायल बैलेंस को ठीक कर लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि तब तक रहता है जब तक जो है आपको अपनी गलती का पता ना चल जाए। तो समझ में आ रही है बात? तो बस सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पर इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, इतनी सी बात आपको समझनी थी। तो अब जरा इसको पढ़ के देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है? हमने अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करा है। ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं हो रहा था तो हमने उसको एडजस्ट करा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और किसकी मदद से, किसकी वजह से एडजस्ट हुआ है? सस्पेंस अकाउंट की मदद से। तो इसीलिए बोला जाता है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है थ्रू सस्पेंस अकाउंट इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। डज नॉट एग्री का मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा
after transferring the balances of all the ledger accounts and also error are not located timely, और आपको जो है टाइम पे एरर भी नहीं मिल रही, आप जो है टाइमली एरर को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, then the trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense account। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा और आप एरर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में आप जो है अपने ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हो। जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा होता है, अब वो डिफरेंस डेबिट बैलेंस के साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस के साइड में भी आ सकता है। तो जिस भी साइड में जितना भी डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को आप सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दोगे और अपने ट्रायल बैलेंस को टैली कर लोगे। दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसे हम ओपन क्यों करते हैं, ताकि जो है हम अपना आगे का काम कर सकें और जल्दी से जल्दी टाइमली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकें। दिस अकाउंट विल शो बैलेंस टिल द एरर और एरर्स आर रेक्टिफाइड। दिस अकाउंट विल बी डिसअपियर एज सून एज ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड। तो वही बात बोली हुई है कि ये जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है, इसके अंदर बैलेंस सिर्फ तब तक शो करेगा जब तक आप एरर फाइंड आउट नहीं कर लेते, जब तक आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर लेते, एरर को सही नहीं कर लेते। एक बार आपने अपने एरर को सही कर लिया, अपनी एरर को रेक्टिफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद हमारा ये सस्पेंस अकाउंट डिसअपियर हो जाएगा, यानी सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ गई आपको बात, सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारा ये ट्रायल बैलेंस का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।